Hello, dear students. Welcome in this 18th lecture of management. Before I start this lecture, I would like to recapitulate whatsoever I have discussed and learned in the during previous lecture or in the previous lecture. So, in the previous lecture, we have discussed about personnel management, its introduction, its definitions, and functions of personnel management under human resource management. Okay, so in this session, I am going to discuss about staffing, HR planning, and human resource planning, human resource process, then recruitment procedure and method of recruitment. So let us start with the learning outcome of this session. Okay, so after this session, you will be, and you a student will be able to define the staffing, list the sources of recruitment, prepare the application form for recruitment, explain the term staffing, then highlight the sources of recruitment, explain the human resource planning, describe the recruitment procedure, describe the objective of human resource planning and managing manpower efficiently. यहाँ पर मैनिंग नहीं मैनेजिंग है, जी छूट गया, MANAG मैनेजिंग है. ओके, तो managing the manpower efficiently. So let us start with introduction of staffing. अब हम इसका जो है स्टाफिंग के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. Staffing has been described as managerial functions of filling and keeping filled the positions in an organization structure. यानी स्टाफिंग इसका वर्णन करता है, उस मैनेजरियल फंक्शन को वर्णन करता है जिसमें कि या तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो पोस्ट है उसको फिल रखना चाहते हैं या उसको फिल करने की प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, उसको बताता है. स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग, प्रमोटिंग, अप्रेजिंग, career planning, training, compensation, etc. so that they can accomplish their task effectively and efficiently. यानी स्टाफिंग जो है वो रिक्रूट करना यानी भर्ती करना, उसका सिलेक्शन करना, उसको रखना, पदोन्नति देना, मूल्यांकन करना, इन ट्रेनिंग पर भेजना, इन सारी चीज़ों इस तरह की एक्टिविटी में लीन होता है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके टास्क को इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके. ट्रेडिशनल फोकस व्हाइल स्टाफिंग और hiring employees used to be hiring the best possible people based on their qualification, experience and general backgrounds. ना? यानी जो ट्रेडिशनल फोकस था वो स्टाफिंग का उस और जो मतलब लोगों को हायर करने का, नौकरी पर लेने का, उसमें बेस्ट उसका ये उद्देश्य था कि जो बेस्ट सबसे सूटेबल कैंडिडेट है उसको प्राप्त करना. उसके माध्यम से सूटेबल कैंडिडेट को प्राप्त करना जो उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा सूटेबल हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, उसका बैकग्राउंड जो नॉलेज वाला और कह सकते हैं कि एक लर्न पर्सन का हो. बट इन टूडेज डायनेमिक बिजनेस क्लाइमेट हाउएवर द फोकस शुड बी ऑन फ्लोइंग क्वालिटीज. लेकिन आज के जो इस डायनेमिक बिजनेस का जो युग है इसमें स्टाफिंग का जो फोकस है वो निम्न चीज पर है. और वो निम्न पॉइंट कौन कौन है उसको अब हम ध्यान से देखेंगे. पहला है कैंडिडेट मस्ट पोजेस द स्किल्स and knowledge required to perform the job for which they are being hired. फर्स्ट कहता है कि जो उम्मीदवार है ना, उम्मीदवार के पास उस कार्य को करने के लिए जो आवश्यक ज्ञान है, जो आवश्यक कौशल होनी चाहिए, जिसके लिए उन्हें काम पर रखा जा रहा है, उसको प्रोजेक्ट करना होगा, उसको जो है उसको रिप्रेजेंट करना होगा, दिखाना होगा, है ना, वो रखना चाहिए. सेकंड पॉइंट है कि वैल्यू एंड बिलीफ ऑफ कैंडिडेट should be in conformity with that of the organization. यानी कि जो उम्मीदवार का मूल्य और विश्वास है
वो संगठन के अनुरूप होना चाहिए। ना, जो उसका उम्मीदवार का जो मूल्य है, जो विश्वास है, वो संगठन के अनुरूप होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है द कैंडिडेट शुड हैव एन ओपन माइंड एंड शुड बी एडेप्टेबल। जो कैंडिडेट है उसको एकदम खुले विचार वाला होना चाहिए और जो हमारा एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसको उसके उसको अडॉप्ट करने लायक होना चाहिए, अनुकूलनीय होनी चाहिए उसके। Fourth point, conceptual skill of a high level are important so that the employee is able to grasp and learn new processes and technologies with ease। यानी कि एक उच्च स्तर के वैचारिक कौशल महत्वपूर्ण है ताकि कर्मचारी जो है, जो पर्सनल्स हैं अ, आसानी से नई जो प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी आती है, उसको समझे और सीख सके। तो इसलिए उनका जो है कि वैचारिक कौशल जो कंसेप्चुअल स्किल है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है द एम्प्लॉई शुड बी इन लर्निंग मोड। यानी जो कर्मचारी है उसको सीखने के मोड में हमेशा रहना चाहिए कि कुछ हम जो है नया चीज़ सीखें। द कंसेप्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू सक्सेड इन द कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ मॉडर्न डेज। और जो क्योंकि इसका इसलिए लर्निंग मोड में होना चाहिए कि जो आधुनिक युग के जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हैं उसमें सफल होने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए जो है उसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग का कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, अवधारणा होनी चाहिए उसमें। एंड सिक्स पॉइंट इज एस्पायरेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय शुड बी सच दैट दे विल नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन। और जो सिक्स पॉइंट है कि जो कर्मचारी हैं, जो कर्मचारियों की आकांक्षा, उसका जो उद्देश्य है, वो ऐसा होना चाहिए कि वे संगठन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट करे, उसके साथ मिलता-जुलता रहे, उसके साथ कुछ जो है कि संघर्ष ना उत्पन्न करे। एंड सेवेंथ पॉइंट इज़ इन ट्रांजिएंट्स ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटिविटी इज अनदर एस्पेक्ट दैट कैंडिडेट मस्ट पोजेस। यानी जो क्षणिक संगठन में जो है, जो क्षणिक संगठन है, उसमें क्रिएटिविटी एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसको उम्मीदवार को दिखाना चाहिए, जो जो उम्मीदवार के पास होना चाहिए। तो दस एन एंटरप्राइज इज एबल टू हायर द राइट पीपल विद ए लिस्टिंग ऑफ क्वालिटीज, नॉलेज एंड competencies रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। यानी और इस प्रकार से जो एक उद्यम है, जो एक बिजनेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो सही व्यक्ति को लिस्ट बनाने में और विथ सर्टेन क्वालिटीज, कॉम्पिटेंसी, जो योग्यता है, वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, उसके आधार पर बनाने में सफल होता है। दस तो द सक्सेस ऑफ एनी एचआर प्लानिंग प्रोसेसेस लाइज इन गिवन adequate लीड टाइम टू रिक्रूटर्स इन सेलेक्टिंग द राइट पर्सन हु विल परफॉर्म वेल। ना, तो जो एचआर प्लानिंग का जो सफलता है वो इस पे डिपेंड करता है कि जो भर्ती करने वाला है उसको एक एडेक्वेट टाइम मिले, उसको पर्याप्त समय मिले ताकि वो राइट व्यक्ति का सिलेक्शन कर पाए, ताकि कंपनी के हेल्थ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कैंडिडेट सूटेबल हो। अब सेकंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब आते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? यदि so human resource planning is the process of systematically reviewing resource requirements to ensure that the required number of employees with the required skills are available when they are needed। यानी ये देखिए, यदि पूछे 2 नंबर में कि व्हाट इज एचआर प्लानिंग, तो आप इतना लिख दीजिए, काम हो जाएगा। एक आता है कि एचआर प्लानिंग जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो मानव संसाधनों की आवश्यकताओं की समीक्षा करने की एक प्रक्रिया है। सिस्टमैटिक सिस्टमैटिकली रिव्यूइंग ऑफ एचआर रिक्वायरमेंट, उसकी समीक्षा करने की प्रक्रिया है कि वो ये करता है समीक्षा कि जो जब हमारे संस्थान के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितनी एम्प्लॉय, जितनी कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, वो क्या हैं, उतने स्किल के साथ वो सब अवेलेबल हैं या नहीं है। Then HR planning is a deliberate strategy for acquisition, improvement
and preservation of enterprise human resources. It is and managerial functions aimed at coordinating the requirement for and availability of different types of employees. So this involves ensuring that the organization has enough of right kind of people at the right time and also adjusting the requirement to the available supply. यानी ये कह रहा है कि जो एचआर प्लानिंग है वो ये कहता है कि एक जो एक्विजिशन लोगों को हायर करने का, उनको जो स्किल है उसको इम्प्रूवमेंट करने का या जो ह्यूमन रिसोर्सेज है किसी उद्योग का, किसी उद्यम का, एंटरप्राइज का, उसको संरक्षित करने की एक प्रक्रिया है, प्लानिंग है। और ये एक मैनेजेरियल फंक्शन है जहाँ कि हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉयी को हायर करते हैं with the help of different types of department ना। और ये भी इंश्योर करते हैं कि जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट काइंड के पीपल, जो उचित स्किल वाले पीपल और उचित समय में मौजूद हैं किसी वर्क को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करने के लिए। HRP यानी Human Resource Planning is forward-looking function and organizational tools to identify a skill and competency gaps and subsequently develop plans for development of efficient skills and competency in human resource to remain competitive। यानी जो जो एचआर प्लानिंग है वो ये बताता है कि लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स टू आइडेंटिफाई स्किल। एक टूल्स है जो कि आइडेंटिफाई स्किल और योग्यता पहचानने का कि जो कॉम्पिटेंसी का जो गैप है, जो योग्यता का गैप है और उसके अकॉर्डिंग वो प्लान को डेवलप करता है ताकि एफिशिएंट स्किल और कॉम्पिटेंसी ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप कर तक सके कि वे लोग हमेशा इस प्रतिस्पर्धा युग में अपने आप को कॉम्पिटिटिव बनाए रखें और या सिस्टम्स के साथ अपडेट रखें। तो एचआरपी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेज एंड अदर ग्लोबल बिजनेस कंपल्सन्स। क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो तकनीकी परिवर्तन के साथ जो ग्लोबल चेंजेज होते हैं बिजनेस में उसके अकॉर्डिंग बदलता रहता है। एचआरपी इंश्योर्स बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस बाय क्रिएटिंग ए रिजर्वियर ऑफ टैलेंट, preparing people for future cost cutting and succession planning, besides creating a backup plan in case of diversification and expansion। यानी जो एचआरपी का जो एचआरपी ये सुनिश्चित करता है कि यानी प्रतिभा का एक आरक्षित क्षेत्र का निर्माण करके संगठन को लाभ सुनिश्चित करता है। भविष्य में लागत में कटौती और उत्तराधिकारी के प्लान की आने वाले समय में के लिए प्लान बनाता है, प्लान तैयार करता है। इसके अलावा यदि उसका एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफ़िकेशन करना है, यानी विस्तार के मामले में भी एक बैकअप योजना बनाता है। तो ये सारी चीज़ इसलिए बनाता है ताकि जो है किसी प्रकार का भविष्य में उसको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिज़नेस प्लानिंग। ठीक है, एक अभिन्न अंग है बिजनेस प्लानिंग का। द प्लानिंग प्रोसेस डिफाइंस प्रोजेक्टेड चेंजेज इन द टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज carried out by the organizations and skills of those activities. It identifies the core competencies required by the organizations to achieve its goals। because human resource planning interpret people requirement in terms of a skill and competencies। क्योंकि जो ये क्या करता है कि ये कोर कॉम्पिटेंसी खोजता है जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में कि कोर कॉम्पिटेंसी की हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह की स्किल की ज़रूरत है ना। ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाए।
और उसके अकॉर्डिंग जो ये मतलब उसका व्याख्या करता है कि जो पीपल की रिक्वायरमेंट है, वो इस शब्दों में इसका व्याख्या करता है कि जो स्किल और कॉम्पिटेंसी, जो कौशल है और जो योग्यता है, उसके अनुसार इसको इंटरप्रेट करता है। एज Quinn Mill indicates human resource planning is a decision-making process that combine three important activities. जो क्विन मिल है वो तीन जो है कि महत्वपूर्ण एक्टिविटीज को इसमें उन्होंने दर्शाया है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में। तो first is to identify and acquiring the right number of people with the proper skill। जो पहला है वो पहले तो आइडेंटिफाई करना कि जो राइट पीपल हैं उनको, सही व्यक्ति को, और वो सही व्यक्ति और प्रॉपर स्किल जो हमारी कंपनी के लिए रिक्वायर्ड स्किल है, वो स्किल उनके पास होनी चाहिए। यदि हम किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिविल इंजीनियर का सिलेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेक्शन करते हैं, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सीएस का, तो इन सारे रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग में उस रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग का स्किल होनी चाहिए। ये चीज़ इंश्योर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज द मोटिवेटिंग देम टू अचीव हाई परफॉर्मेंस। ना फिर उनको ये मोटिवेट रखना कि जो अधिक ऊंचा से ऊंचा अपना परफॉर्मेंस शो कर पाए और अचीव कर पाए। एंड थर्ड इज क्रिएटिंग इंटरैक्टिव लिंक्स बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्स प्लानिंग एक्टिविटीज। यानी जो थर्ड पॉइंट है वो क्रिएटिंग इंटरैक्टिव लिंक्स, यानी इंटरैक्टिव लिंक बनाना बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स है, एंड रिसोर्स प्लानिंग एक्टिविटीज। तो ओके, so thus human resource planning is indeed concerned with broader issues about employment of people than traditional quantitative model approach of manpower planning, but it specifically focuses on those aspects of human resource management that are primarily about the organization's requirement for people from the viewpoint of numbers, skills and how they are deployed। यानी कि लेकिन वो ठीक है, लेकिन यह एक विशेष रूप से एचआरएम के उन पहलुओं पर केंद्रित है जो मुख्य रूप से संख्या, दैट इज नंबर, कौशल और उन्हें कैसे तैनात किया जाए, कैसे उनको डिप्लॉय किया जाता है, इस दृष्टिकोण से लोगों के संगठन की आवश्यकताओं के बारे में है। क्या है? यानी वो जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो अब हम शुरू करते हैं कि मीनिंग ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब है। तो साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि एचआरपी इज अंडरस्टूड एज प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फॉर and supply to meet the objectives such as right types of people in the right number. After this process, only the HRM and Human Resource Management Department can initiate recruitment and selection process। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, वो एक प्रक्रिया है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्यूचर में कितने लोगों की डिमांड होगी ना, और टू सप्लाई टू मीट द ऑब्जेक्टिव सच एज द राइट टाइप्स ऑफ पीपल, यानी किस लोगों के टाइप की व्यक्ति का कितना डिमांड होगा, इसका फोरकास्ट है एचआरपी। ठीक ना? और जब इस प्रोसेस के बाद जो है कि जो एचआरएम डिपार्टमेंट है, वो इनिशिएट करता है रिक्रूटमेंट यानी सिलेक्शन, उसका जो है कि भर्ती और सिलेक्शन की प्रक्रिया। सो एचआरपी फैसिलिटेट्स द रियलाइजेशन ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स बाय प्रोवाइडिंग द राइट टाइप एंड राइट नंबर ऑफ पर्सनल। और ये जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो जो कंपनीज के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सही व्यक्तियों को और सही कर्मचारियों को सही नंबर में सेलेक्ट करके देता है। और एचआरपी इज आल्सो कॉल्ड एज मैन पावर प्लानिंग, पर्सोनल प्लानिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ध्यान रखिएगा कि एचआरपी इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है, पूछ सकता है। Human resource planning is the process by which an organization ensure that it has a right number and kind of people at right place at the right time
capable of effectively and efficiently completing tasks that will help the organization to achieve its overall objectives। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी पार्टिकुलर उस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्टेन टाइप्स के पीपल राइट मात्रा में हैं, राइट प्लेस पे हैं, जो उचित स्थान पर हैं और उचित समय में मौजूद हैं, कैपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग द टास्क, प्रभावपूर्ण और दक्षतापूर्ण तरीके से काम को विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में कंप्लीट करने के लिए भी कैपेबल हैं, ताकि जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव किया जा सके। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है? तो एचआरपी इज रिक्वायर्ड to meet the following objective। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फोरकास्ट द एचआर रिक्वायरमेंट। पहला इसलिए कि कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है इसका भविष्यवाणी करने के लिए। दूसरा है टू रिक्रूट एंड मेंटेन द एचआर ऑफ रिक्विजिट क्वांटिटी एंड क्वालिटी। यानी कि जो इसमें जो निश्चित जो अपेक्षित मात्रा या गुणवत्ता के जो मानव संसाधन हैं उनको बनाए रखने के लिए, उनकी भर्ती करने के लिए किया जाता है। सेकंड, टू अप्रेज़ द सरप्लस और शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। क्योंकि इसलिए किया जाता है कि यदि सरप्लस है तो उनको ट्रांसफ़र कहीं कर दिया जाए, यदि शॉर्टेज है तो और लोगों को भर्ती करके उस शॉर्टेज को फुलफ़िल किया जाए, इसलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की जाती है। And to cope up with in charge to the market condition technologies, sorry, cope up with change in market conditions, technologies, product, गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। यानी जो मार्केट कंडीशन लगातार परिवर्तित हो रहा है, टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, प्रोडक्ट में परिवर्तन हो रहा है, गवर्नमेंट रेगुलेशन पॉलिसीज में जो चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए ये की जाती है, नई नई रणनीति इसमें बनाई जाती है, नए लोगों को नए स्किल के साथ सेलेक्ट किया जाता है और ट्रेनिंग पर भी ट्रेनिंग दिया जाता है प्रॉपर। यूज एग्जिस्टिंग एचआर प्रोडक्टिविटी ना। फिफ्थ पॉइंट, एचआर प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि जो कंपनी के जो पार्टिकुलर मशीन है उसकी एक्सेस कैपेसिटी रह जाती है, उसका फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है, इसलिए प्लानिंग की जाती है ताकि उसके फुल कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट, प्रमोट एम्प्लॉयज इन सिस्टमेटिक मैनर, और एक व्यवस्थित तरीके से कर्मचारियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य हो। ठीक है। अब बेनिफिट्स और इम्पोर्टेंस ऑफ एचआर प्लानिंग, इसका क्या लाभ है, इसका क्या महत्व है? तो पहला है कि मीट द एक्सपेंशंस एंड डाइवर्सिफिकेशन नीड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका विविधीकरण, उसका विस्तार करने में ये हेल्प करता है। हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बजट, क्रिएट रिजर्वियर ऑफ टैलेंट ना, एक प्रतिभा का भंडार बनाए रखता है, प्रतिभा का भंडार क्रिएट करता है। देन प्रिपेयर पीपल फॉर फ्यूचर, लोगों को भविष्य के लिए तैयार करता है। एक्सपेंड और कंट्रैक्ट द बिजनेस, यदि लगता है कि ये हेल्प करता है कि इसको विस्तार करना हुआ, बिजनेस को संकुचित करना हुआ ना, तो उसमें भी ये मदद करता है। कट कॉस्ट, कॉस्ट कटिंग में एंड सक्सेशन प्लान, और आगे की रणनीति क्या होगी, क्या उत्तराधिकारी नियम होगा उस पे ये ये करता है, हेल्प करता है। अब एचआरपी प्रोसेस, ये देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है एचआरपी प्रोसेस ना। सो एचआरपी प्रोसेस एंड कंसेप्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग चार्ट। चार्ट देख रहे हैं आप, कंपनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड स्ट्रेटेजिक प्लान, कंपनी की जो उद्देश्य है और उसका रणनीतिक प्लान है। फर्स्ट जैसे है कि मार्केट फ़ॉरकास्ट, मार्केट की क्या स्टेटस है उसके भविष्यवाणी को देखें। उसके बाद प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस ना, देन हम जो है कि उत्पादन का उद्देश्य, उत्पादन का प्रक्रिया क्या होगा उस पे डिसाइड किए। देन कैपिटल और फाइनेंशियल प्लान। तो ये फर्स्ट फेज का जो है ना, फेज देखिए ये फेज 1 है, फेज 1 है, तो इसमें इसका वर्णन है फर्स्ट फेज का। देन टाइम हॉरिजन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इसके अकॉर्डिंग। अब सेकंड फेज में आते हैं, सेकंड फेज में आता है दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट ना। ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्ट, दिस इज द सेकंड फेज। इसमें है कि जो है कि
ह्यूमन रिसोर्सेज की भविष्यवाणी होती है कि कितना नंबर में हमें वर्कर चाहिए, वर्कर किस कैटेगरी से वीमेन से कितना चाहिए, मेल से कितना चाहिए, फीमेल से कितना चाहिए, डिफरेंट कास्ट ग्रुप से कितना चाहिए, ना? ये चीज़ होनी चाहिए कैटेगरी। उसके बाद कितना स्किल्ड चाहिए, कितना अनस्किल्ड, नॉन टेक्निकल, कितना टेक्निकल बैकग्राउंड से चाहिए। सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट, लाइक कितना डिप्लोमा होल्डर चाहिए, कितना आईटीआई लेवल का, आईआईटी लेवल का, डिप्लोमा लेवल का, मैनेजरियल स्किल के साथ, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होता है। अब देन एस्टिमेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके बाद जो है कि मानव संसाधन का एस्टिमेट होता है, उसका आकलन होता है, और रिक्वायरमेंट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स एंड टॉप मैनेजमेंट अप्रूवल, और जो उसका यहाँ रिक्रूटमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट है ना, जो उसका रिक्रूटमेंट है वो इस पे डिपेंड करेगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो कितने लोगों की को अप्रूव्ड करता है, कितनी की भर्ती करनी है रियल में, ठीक ना? और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एक फाइनेंशियल प्लान है फेज 1 में, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो कलेक्शन होगा मनी का वो कैसे होगा, फाइनेंस का अलोकेशन कैसे होगा, किस सेक्टर को कितनी मनी दी जाएगी। अच्छा, इस फेज का जो सेकंड फेज का ये लास्ट पॉइंट, ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी, यानी एम्प्लॉयी मस्ट बी ऑन स्टॉक। मानव संसाधन की सूची। अब मानव संसाधन की जो सूची है इसमें कि ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्ट, कि जो मानव संसाधन का हम इसमें पूर्वानुमान लगाएँगे कि कितना हमारे पास ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लेबर है, कितना और हमें भर्ती करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। उसके बाद जो है कि एक्शन प्लान्स हाउ द वर्क विल स्टार्ट एंड और किसको हमको रखना है और किसको ह हटाना है। तो पहला करता है रिक्रूटमेंट, ना उनकी कितनी भर्ती हमें करनी है। देन रिट्रेनिंग, कितने को हमें पुनः प्रशिक्षण के लिए, पुनः जो है कि शिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजना है। रिडंडेंसी, यानी जो है कि जो फालतू लोग हैं, नो लॉन्गर नीडेड फॉर यूज़फुल, वैसे लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है, उनको कितने लोगों को रिट्रेंच करना है, कितने लोगों को हटाना है, छाँटना है। देन जो है कि प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब कि कितनी की उत्पादकता सही है, चाहे वो मशीन्स, मैन, व्हाटएवर। रिटेंशन, और कितने को वहाँ पे हमें धारण करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्शन प्लान में, एंड देन मॉनिटर एंड कंट्रोल द एबव व्हाटएवर आई हैव डिस्कस्ड। तो फेज़ थर्ड में ये करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि क्या हमें करना है ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली ये कर पाएँ। इसको आपको नहीं करना है, ओके? तो इसको ये आप नहीं पढ़ना है। अब आते हैं सेकंड, दैट इज़ द रिक्रूटमेंट। व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट? So recruitment is the process by which manpower is discovered and then encouraged to apply for employment. The purpose of recruitment is to collect sufficient number of applicants for each job so that selection can be made. ओके, यानी रिक्रूटमेंट वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मैन पावर की खोज की जाती है और रोजगार के लिए आवेदन करने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। प्रत्येक काम के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदकों को इकट्ठा जो है करना है ताकि जो है उनका चयन किया जा सके। वहीं कह रहा है कि डिस्कवर्ड द एंड एनकरेज्ड, उनको उत्साहित करते हैं कि अप्लाई फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए अप्लाई करें, और जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आवेदन आ जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमें उसको सिलेक्शन करने में, उसको सर्च करने में ईज़ी होता है। अब मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस ऑफ रिक्रूटमेंट। So recruitment refers to the process of finding possible candidates for a job or a function. So it has been defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for jobs in an organization. यानी कि ये कह रहा है कि जो रिक्रूटमेंट है वो पॉसिबल कैंडिडेट को प्राप्त करने, उसको खोजने की एक प्रक्रिया है ना, किसी पार्टिकुलर जॉब के लिए। और ये इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है कि सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव, संभावित एम्प्लॉयी को, एंड देन उसको हम स्टिमुलेट करें, उसको उद्दीपित करें कि उस ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर जॉब के लिए वो एप्लीकेशन सबमिट करें। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट
follow sequential after recruitment. The total process of recruitment, selection, and placement can be called hiring process. So, what is the hiring process? So, this is the combination of recruitment, selection, and placement. Okay. तो दो लाइन में पूछे कि एक दो नंबर में क्या है हायरिंग प्रोसेस, तो आप इतना लिख दीजिए। According to Edwin B. Filippo, recruitment is the process of searching the candidate for employment and stimulating them to apply for jobs in the organization. यानी जो फिलिपो के अनुसार जो है कि भर्ती रोजगार के लिए उम्मीदवार की खोज करना और संगठन में नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए उन्हें उत्तेजित करने की एक प्रक्रिया है। ये फिलिपो कहते हैं। ठीक? अब हम आते हैं कि सोर्सेज ऑफ मैन पावर और रिक्रूटमेंट, उसके 2 स्रोत होते हैं। देखिए यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो 2 सोर्सेज हैं रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट हैं इंटरनल सोर्सेज एंड सेकंड है एक्सटर्नल सोर्सेज। तो इंटरनल सोर्सेज क्या होंगे? तो इंटरनल सोर्सेज हुए कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए, उनका प्रमोशन करके अपग्रेड करके उनको उनका डिमोशन करके रिटायरमेंट करके, ये सारी चीज़ें जो है इंटरनल प्रीवियस एप्लीकेंट्स रिट्रेंच, कोई किसी का छँटनी हो गई है, कोई पहले से रिटायर्ड एम्प्लॉयी है, वो उसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को उन वहाँ उसमें से सिलेक्शन, उनमें से जो है कि रिक्रूट करना इंटरनल सोर्सेज है। दूसरी तरफ एक्सटर्नल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज में आता है कि जो एडवर्टाइजमेंट दे दिए, कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस सिलेक्शन हुआ, प्लेसमेंट एजेंसियों से लिए, आउटसोर्सिंग और कंसल्टेंसीज, देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी इस नौकरी वाले दूसरे में चले गए, दूसरे वाले इसमें आ गए, देन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हो गया, कॉलेज, स्कूल्स और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से, एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स। तो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। ओके। अब ये फिगर 1 में है, ठीक ना? अब जो है कि मैन पावर का, अब आते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया क्या है? किस तरीके से सिलेक्शन होता है? तो whenever any vacancy occurs such as due to registration, resignation, death, retirement, illness, promotion, okay, or expansion, the department concerned should intimate the same to nearest employment exchange, and if possible should give its advertisement to public through some popular newspaper and also on the notice board of the factory. So personal advertisement must mention the following facts while advertising the vacancy. रिक्रूटमेंट प्रक्रिया ये है कि कभी कोई रिजाइन करके चले गया, किसी का डेथ हो गया, कोई रिटायर कर गए, कोई बीमार ही पड़ गए लॉन्ग टर्म से, किसी का प्रमोशन हो गया, या कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा, इन सारी स्थिति में सीट खाली हो जाता है, और जब सीट खाली हो जाता है तो उस सीट को भरने के लिए हमें लोगों की सिलेक्शन करना होता है, लोगों की भर्ती करनी होती है ना? अब उसके लिए जो है कि हमें करना क्या होता है कि हमें एडवर्टाइज़मेंट देना होता है पब्लिक में, या सब जो कोई पॉपुलर न्यूज़पेपर है उसमें, ताकि और या नोटिस बोर्ड पर जो कंपनी के हैं, ताकि लोग उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करें, अपना एप्लीकेशन सबमिट करें। तो द पर्सनल एडवर्टाइजमेंट मस्ट मेंशन फ्लोइंग फैक्ट्स। लेकिन जो पर्सनल एडवर्टाइजमेंट है, जो कार्मिक का एडवर्टाइजमेंट है, उसमें निम्नलिखित चीज़ों का मेंशन होना चाहिए, पॉइंट का मेंशन होना चाहिए। पहला कि नंबर ऑफ वैकेंसी, कितनी सीट खाली है। दूसरा ग्रेड ऑफ वैकेंसी, वो किस ग्रेड में है, क्लास ए में है, बी में है, सी में है, ये चीज़ होना चाहिए। थर्ड है जनरल नेचर एंड स्पेशल फीचर टू ड्यूटीज, क्या ड्यूटी का नेचर होगा, क्या करना है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ लिटरेसी एंड एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड, साक्षरता और शुद्धता की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए ना। देन जॉब वेदर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज absolutely नेसेसरी, लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, बेसिक सैलरी एंड अदर अलाउंस। तो ये सारी चीज़ जो है इंफॉर्मेशन उस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। नाउ इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फिर लिखना, आप लिखिएगा नीचे फिर कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑन प्लेन पेपर और इन ए स्पेशल फॉर्म्स इफ एनी ऑब्टेनेबल फ्रॉम
द एम्प्लॉयर फॉर दिस पर्पस गिविंग द रिक्वायर्ड डिटेल। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है कि किस तरीके से क्या प्लेन पेपर में भरना है या कोई उसका फॉर्मेट है। यदि कोई फॉर्मेट है तो उसको कहाँ से प्राप्त करना है, जो नियोक्ता है उससे लेना है, ये सारी चीज़ उसका डिटेल मेंशन होना चाहिए। Application received up to last date of submission are collected. Their summary sheets prepared and suitable candidates are then called for selection by interview or test or both। यानी पहले जब एप्लीकेशन आ जाता है उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद जो उनके स्किल, उनका जो क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट में उन्होंने मेंशन किया उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाते हैं और फिर देन उनको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, ठीक ना? या टेस्ट के लिए, ठीक? अब मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यानी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का क्या मेथड्स है। सो फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड यानी कैंपस रिक्रूटमेंट, सेकंड इनडायरेक्ट मेथड्स, एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, प्रोफेशनल जर्नल्स, एंड थर्ड पार्टी मेथड्स दैट इज द रिक्रूटमेंट एजेंसीज मैनेजमेंट कंसल्ट। अब देन सिलेक्शन, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट suitable people out of acceptable candidates who have applied for the job in the organization from both within as well as outside organization। यानी सिलेक्शन एक सुटेबल कैंडिडेट को चूज करने का एक प्रक्रिया है और वो उसमें से चूज करते हैं जो एप्लीकेशन उसके पास आया है। Okay, selection is said to be differ slightly from recruitment. Selection is procedure of choosing the best from among the candidates who have applied and are all judged to the suitable for job. Whereas recruitment is the preceding process of searching and obtaining applications from the candidates who are acceptable। तो ना जो कि ये दोनों ये डिफरेंस है। अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? सो फाइंडिंग द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेक्शन टेस्ट, सिलेक्शन इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन फाइनल सिलेक्शन, ये उसका प्रक्रिया है। अब एप्लीकेशन फॉर्म, तो फर्स्ट रहता है कि बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन। जब आप एप्लीकेशन भरते हैं तो उसमें बड़ा ध्यान से आपको भरना चाहिए। फर्स्ट नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस ना, राष्ट्रीयता आपका क्या है, दोनों अलग अलग है। नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड है, मैरिड है, एड्रेस क्या है, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी। देन उसके बाद एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन रहता है। तो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में डिग्री, डिप्लोमा, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने डिग्री डिप्लोमा पास किया, सब्जेक्ट ऑफर्ड किस सब्जेक्ट में, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड डिवीजन, क्लास of attendance first second whatever, name of universities or in institute where you have passed, passing year, स्कोलास्टिक्स अवार्ड यदि कोई इस प्रकार का आपको विद्वतापूर्ण अवार्ड मिला है तो उसका, एंड वर्क एक्सपीरियंस फाइनली। तो वर्क एक्सपीरियंस में ये देखा जाता है कि आपने कहीं काम किया है तो उस कंपनी का नाम दीजिए, नेम ऑफ ईयर, किस साल आपने काम किया, किस कौन पोजीशन पे आप थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाइल आपका क्या था, अचीवमेंट क्या, तो ये सारी चीज़, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज, रेमुनरेशन प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड। तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन है कि आप कहीं किसी का मेंबर थे तो किस का थे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यदि कोई है, कोई इन्फॉर्मेशन है, रेफरेंस है तो उसका मेंशन कीजिए। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या लर्न किए, डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग and process of staffing, definition of staffing, then sources, procedure of recruitment and process, and methods of selection have also been discussed under it। So in the next lecture, personal training and personal training and development would be discussed। ओके और ये सब कुछ क्वेश्चन है आपको फॉर सेल्फ असेसमेंट, तो आप इसको सोल्व कीजिए इन क्वेश्चन को और अपनी लर्निंग को आप इसके माध्यम से आप चेक कीजिए। एक ग्रोसरी दिया गया है, इसमें आप जो है कि कोई यदि नहीं समझ में आता है तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये 2 रेफरेंसेज है जहाँ पर कि आप इसको जाकर अपना पढ़ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू।